अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी बेरोज़गारी की। आपने देखा हो कि लोग जो हैं न्यूज़पेपर्स में जॉब देखते रहते हैं। कुछ जो है जॉब्स अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के थ्रू करते हैं कि भाई कोई हो तो बताना। जो कई सारे शहर हैं उसमें देखा होगा लोग जो हैं कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ के बाहर खड़े रहते हैं कि वहाँ उन लोगों को ढूंढने के लिए कि भाई तुम एक दिन के लिए अगर कोई काम हो तो हमें मिल जाए, हम काम कर लें। कुछ फैक्ट्रीज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बायोडेटा देते हैं और बोलते हैं कि भाई अगर वैकेंसी हो फैक्ट्री ऑफिस में तो बताइएगा। इसी तरह से बहुत सारे रूरल एरियाज़ में कहीं नहीं जाते हैं, जॉब चाहते हैं पर घर पे रहते हैं जब कोई काम नहीं होता। कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाते हैं, वहाँ रजिस्टर कराते हैं अपने आप को कि वैकेंसीज अगर निकले तो बताइएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू जो है वो ये करते हैं। तो एनएसएसओ जो डिफ़ाइन कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को, वो एक सिचुएशन के तौर पे कर रहा है जिसमें हर कोई जिसके पास काम नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है पर जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू काम करना चाहता है, इंटरमीडियरीज के थ्रू, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के थ्रू, या एप्लीकेशन डालता है एम्प्लॉयर्स के लिए और अपनी इच्छा जाहिर करता है, या अगर काम की अवेलेबिलिटी हो, क्या कहते हैं, किसी भी हालात में कंडीशन के क्या उसको पैसे मिलेंगे, इन सब को जो है सोच के वो एक ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पर वो जो है उसको हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक अनएम्प्लॉयमेंट इंसान की पहचान कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स डिफाइन करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन को एक ऐसा इंसान जिसको पूरे कहना चाहिए पूरा दिन तो छोड़ो, आधे दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिल पा रहा। अब है 3 सोर्सेज डाटा के अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। एक है रिपोर्ट जो सेंसस की है इंडिया की, दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की, और एक है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की। कहने को ये हमें जो है अलग अलग एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, साथ ही साथ ये हमें प्रोवाइड करते हैं क्या क्वालिटीज़ होती हैं अनएम्प्लॉयड लोगों की, और जो अलग अलग वैरायटी का जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में। क्या हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट हैं हमारी इकनॉमी में? ये जो सिचुएशन है ये फर्स्ट पैराग्राफ में इस सेक्शन के बताई गई है जिसे हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इकनॉमिक्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह का हमारी कंट्री में है इंडियन फार्म्स में, उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सपोज करो कि एक किसान जो है उसके पास 4 एकड़ की जो है ज़मीन है और उसको सिर्फ 2 ही वर्कर्स चाहिए उस पर काम करने के लिए, और साथ में वो खुद हो गया जिससे वो तीनों मिलकर जो हैं अलग अलग ऑपरेशंस जो अपनी फार्म पे हैं वो पूरे साल में कर सकते हैं। पर अगर वो 5 एम्प्लॉयज़ कर ले वर्कर्स को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को, जैसे उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये कहलाएगी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक स्टडी जो कंडक्ट करी गई लेट 1950s में वो ये बताती है कि लगभग 1/3 जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर वो सब के सब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, वहाँ एक जॉब लेते हैं और कुछ समय तक रहते हैं, पर जब अपने गांव में वापस आते हैं जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है तब। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि जो वर्क है एग्रीकल्चर में वो सीजनल है, वहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है गाँव के अंदर पूरे साल भर में हर महीने के अंदर। जब भी कोई काम नहीं होता है फार्म पर करने के लिए तो जो मेन है वो अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं और वहाँ काम ढूंढते हैं। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो है काफ़ी कॉमन माना जाता है इंडिया के अंदर इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को। कहने को हमने एक स्लो ग्रोथ जो है एम्प्लॉयमेंट की उसको विटनेस किया है, पर आपने ये देखा होगा कि लोग जो हैं काफ़ी लंबे समय तक बेरोज़गार रहते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते बहुत लंबे समय तक, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उनको नहीं अलाउ करती ऐसा रहने के लिए। आप उनको ये देखेंगे कि वो मजबूर होकर ऐसे जॉब्स को भी एक्सेप्ट करते हैं जो दूसरा कोई करना नहीं चाहता, चाहे वो अच्छे नहीं हो, डेंजरस जॉब्स हों, इतने साफ सुथरे नहीं हो, उनके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं हो, तब भी वो काम करने को उसके लिए मजबूर हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि एक एक्सेप्टेबल एनवायरनमेंट को जनरेट कर सकें, जहाँ तक मिनिमम सेफ्टी अवेलेबल हो, जॉब सेटिस्फैक्शन हो। कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं, इनको हम जो है डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले सेक्शंस में। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है पार्लियामेंट में जिसको हम बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005।
इसमें प्रॉमिस किया गया है कि 100 दिन जो है आपको गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उन हर एक एडल्ट मेंबर्स को रूरल हाउस होल्ड के जो अपनी इच्छा से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं। वो फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत कवर होंगे। ये स्कीम जो है बहुत सारे स्टेप्स में से एक ऐसा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लागू किया है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके उन लोगों के लिए जो जॉब की तलाश में है रूरल एरियाज के अंदर। इंडिपेंडेंस से जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। उनके जो एफर्ट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहली कैटेगरी में आप देख सकते हैं जैसा कि प्रीसीडिंग सेक्शन में हमने देखा, गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉय करती है लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। वो इंडस्ट्रीज़ भी चलाती हैं, होटल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है डायरेक्टली वर्कर्स के लिए। जब आउटपुट जो गुड्स और सर्विसेज का है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज से बढ़ जाता है तो जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं जो सप्लाई करती हैं रॉ मटेरियल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज को, वो भी अपने आउटपुट्स जो है उनको बढ़ा देती हैं, और इससे क्या होता है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इकोनॉमी में बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब एक गवर्नमेंट ओन करती है स्टील कंपनी और उसकी जो है आउटपुट बढ़ जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है, डायरेक्ट इंक्रीज होती है एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। इसी तरह से प्राइवेट कंपनीज जो सप्लाई कर रही है इनपुट गवर्नमेंट स्टील कंपनी को और परचेज वहाँ से स्टील करती हैं वो भी अपने आउटपुट्स को बढ़ा देती हैं, और इससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट जनरेशन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का इकोनॉमी के अंदर। चैप्टर 4 में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट ने लागू किए हैं जिनका मेन एम है गरीबी हटाना, और ये जो है गरीबी कैसे हटेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं। सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनका मुख्य एम होता है कि खाली एम्प्लॉयमेंट ही नहीं प्रोवाइड करना बल्कि सर्विसेज भी देना उन इलाकों में जैसे प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशन है, रूरल शेल्टर हो गया, आपका रूरल ड्रिंकिंग वाटर है, न्यूट्रिशन हो गया, यहाँ तक कि लोगों को असिस्ट करना कि वो इनकम कैसे बाय करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट एसेट्स कैसे जो है उनको करने चाहिए, कम्युनिटी एसेट्स जो है उनको कैसे डेवलप किया जाए वेज एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, या कंस्ट्रक्शन जो है हाउसेस का, सैनिटेशंस का, कंस्ट्रक्शन हाउस को करने के लिए भी जो है आप असिस्टेंस ले सकते हैं, सड़क बिछवानी है, वेस्ट लैंड्स या डिग्रेडेड लैंड का डेवलपमेंट। फाइनली हम कंक्लूजन करते हैं अपने चैप्टर का कि एक जो स्ट्रक्चर है वर्कफोर्स का इंडिया के अंदर उसमें एक चेंज हुआ है। जो नई जॉब्स आ रही हैं वो ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में है। जो एक्सपेंशन है सर्विस सेक्टर का या जो हर नई टेक्नोलॉजी का जो एक तरह से इन्वेंशन हो रहा है अब उसके कारण जो है एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस है छोटे स्केल पर, और यहाँ तक कि इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज या स्पेशलिस्ट वर्कर्स के लिए जो मल्टीनेशनल्स के अंदर काम करते हैं। वर्क की आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, ये एक आजकल की कॉमन प्रैक्टिस है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी फर्म्स हैं वो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है कि वो जो है अपने स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स को बंद कर दें, चाहे से लीगल या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है या कस्टमर सर्विस सेक्शन है, और उसको हैंड ओवर करते हैं छोटे छोटे जो जॉब्स करने वाले हैं, जो बहुत ही छोटी एंटरप्राइजेज हैं या स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल्स हैं उनको। कई बार जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में भी सिचुएटेड होते हैं। जो ट्रेडिशनल नोशन है मॉडर्न फैक्ट्री या ऑफिसेस का, उसका नतीजा क्या हुआ कि अब वो जो है इस तरह से अपने आप को ऑल्टर कर रहे हैं कि बहुत सारे जो हैं घर से ही बैठकर अपना काम कर सकते हैं। ये जो सारे चेंजेस हैं पर ये इंडिविजुअल वर्कर के फेवर में नहीं जाते। जो नेचर है एम्प्लॉयमेंट का अब वो जो है बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो गया है, जिसमें बहुत ही सीमित मात्रा में अवेलेबिलिटी है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की वर्कर्स के लिए। ज़्यादातर जो पिछले 2 दशक रहे हैं उसमें जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, बिना अच्छे से कहना चाहिए इंक्रीज हुई हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है अब उसको इनिशिएटिव उठाने पड़ रहे हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे, खास तौर से रूरल एरियाज़ में। फाइनली हम चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं। जितने भी पर्सन्स एंगेज होते हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या जो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल प्रोडक्ट में, वो हैं सारे वर्कर्स। 2/5 जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की वो एंगेज है अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। खास तौर से मेन जो हैं रूरल मेन, वो जो है मेजर सेक्शन है वर्कफोर्स का इंडिया के अंदर।
जो मेजॉरिटी है वर्कर्स की इंडिया के अंदर वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कैजुअल वेज लेबरर्स जो हैं या जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो एक तरह से कह चाहिए मिलकर बनाते हैं हाफ ऑफ द प्रोपोर्शन जो इंडिया की वर्कफोर्स है उससे भी कम। 3/5 जो इंडिया की वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और या उससे संबंधित एक्टिविटीज़ पे, और यही मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का। अभी रिसेंट ईयर्स में जो ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट की उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। जो पोस्ट रिफॉर्म्स हैं इंडिया के उसमें हम अगर देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो थी सर्विस सेक्टर में। ये जो नई जॉब्स थी ये ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में थी और जो नेचर था जॉब्स का वो भी बहुत कैजुअल था। गवर्नमेंट मेजर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयर है कंट्री के अंदर। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट को हासिल करने के लिए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल इंडिया के अंदर। एक चेंज हुआ है स्ट्रक्चर में वर्कफोर्स के इंडिया के अंदर। कहने को बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।